नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालकर। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर थराली से है, जहां नारायण बगड़ बाजार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार और स्थानीय विधायक का पुतला दहन किया है। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में चरमराती कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार जनता के सवालों को उठाने पर जनप्रतिनिधियों को चुप कराने का काम कर रही है। दरअसल शुक्रवार को नारायणबगड़ विकास खंड के भगवती गांव में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में जनता की समस्याओं पर सत्ता और विपक्ष के नेताजी आपस में भिड़ते हुए भी नजर आए थे। उप जिलाधिकारी थराली बीच बचाव भी इस दौरान करते हुए नजर आए थे। हम तो विधानसभा में भी ले जाएंगे इस सत्र को। ऐसे ही अगर विधानसभा में भी आप हमारे विधायकों को नहीं बोलने देंगे, उनकी आवाज़ को चुप करेंगे, चुप कराने का काम करेंगे आप विधानसभा में, तो निश्चित रूप से हम या तो वो सार्वजनिक माफ़ी मांगे, जो व्यक्ति जिसने इस तरह की बात की, हरकतें की, वो सार्वजनिक माफ़ी मांगे कि हमने वास्तव में विपक्ष की बात को हमको तजुर्बा देनी चाहिए, विपक्ष की बात को कंसीडर करना चाहिए, विपक्ष की बात को हमको महत्व देना चाहिए था। अगर हमने गलती हो गई, हमें वो गलती को महसूस करें और निश्चित रूप से वो गलती, इस तरह की जो हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और अगर ये नहीं करते हैं तो ये उत्तराखंड विधानसभा में भी इस तरह की जो बातें उठेंगी कि जिस तरह से विपक्ष की आवाज़ दबाने का कोशिश भाजपा के गुंडे कर रहे हैं। हकीकत तो ये है कि वो सड़क की इतनी दुर्दशा है कि आए दिन घटना का स्पॉट बना हुआ है। किलोमीटर 5-6 तो बहुत मुश्किल बना है, जिसके चलते मैंने वो बात रखी। तो उनका कहना था कि आपका दायरा नहीं है उस बात को करने के। इस न्याय पंचायत में आप कफार तीर और वहाँ की बात नहीं कर सकते नलगांव की। मैंने विधायक जी को कहा कि विधायक जी, मैं एक विपक्ष का कार्यकर्ता, एक नेता हूँ और मैं एक दावेदार हूँ, विधायक का भी मैं दावेदारी है मेरी, उसके चलते मैं आम लोगों की आवाज़ उठा रहा हूँ और वो भी हमारे विकासखंड के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि अगर अपर सचिव यहाँ पे आए हैं तो जो पैसा शासन में विलंब है, अटका हुआ है, हो सकता है कि उसमें पैसा आवंटन हो जाएगा। लेकिन उन्होंने इस बात को दबाने का काम किया, जिसका जवाब मैंने कहा है विधायक जी, इसका जवाब आपको उस क्षेत्र की जनता देगी और इस समूचे थराली विधानसभा की जनता उनको आगामी चुनाव में जवाब देने का काम करेगी। प्रदेश में चल रही जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान को कांग्रेस दिखावा बता रही है। विपक्ष का मानना है कि धरातल पर सरकार की ओर से काम नहीं किया जा रहा है। आरोपों पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को अभियान के तहत लगाए गए शिविरों का लाभ ले रहे लोगों के बीच जाकर देखने की जरूरत है। सरकार के अधिकारी जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष जी को जन जन की सरकार जो जन जन के द्वार काम कर रही है, उन कैंपों में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि जनता के बीच में हमारे अधिकारी किस प्रकार से लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। आज जन जन की सरकार जन जन के द्वार 5.5 लाख से ऊपर, 6 लाख से ऊपर लोगों के बीच में अपने कैंप लगा चुकी है और उनको कहीं ना कहीं जो उनकी समस्याएं थी या जो दफ्तरों में नहीं जा सकते थे, चाहे दिव्यांग हो, बुजुर्ग हो या कोई योजना उन तक अगर हमारी नहीं पहुंची थी, वहां तक उन योजनाओं को पहुंचाने का हमारे सभी अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं। हमारी सरकार लोगों के द्वार तक पहुंच रही है और उन योजनाओं का लाभ दे रही है। कांग्रेस को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि कांग्रेस को तो केवल नकारात्मकता फैलानी है। कांग्रेस को तो केवल ये लगता है कि जी सरकार जो है कुछ भी नहीं कर रही है। लेकिन जिन लोगों को फायदा मिल रहा है, जिन लोगों को लाभ मिल रहा है, आज 4.5 लाख से ऊपर लोगों को इन योजनाओं का, इन कैंपों में जो हमारी जन जन की सरकार चली है, जो ये कैंप लगे हैं, शिविर लगे हैं, उनमें उनको लाभ मिला है। कांग्रेस को इसलिए नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं, वो अपने उस चश्मे से देख रहे हैं जहां पर वो केवल अपने आप को। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस पर एक बार फिर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन के अनुसार कांग्रेस पार्टी ने पहले मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों पर बड़े बड़े वादे किए थे, जैसे जुम्मे की नमाज की छुट्टी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना। उनका कहना है कि अब कांग्रेस अपने ही वादों से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ना तो अपने वादों पर कायम रहती है और ना ही मुस्लिम समाज के साथ स्थायी रूप से खड़ी रहती है। देखिए, बात सच्चाई की है और जब कोई व्यक्ति कुछ कहता है या करता है तो उसे मुकरना नहीं चाहिए और ये बात सच है। जब वहां पर सहसपुर में किसी व्यक्ति ने, अकील अहमद जी ने, जब वहां प्रेस करी और अपनी जो 22 मांगे थी उनको रखने का काम किया 2022 में, क्योंकि वो पार्टी ज्वाइन कर रहे थे तो उन्होंने अपनी मांगे रखी। उन्होंने बहुत सारी अपने समाज के लिए मांगे रखी जिनको मानने का काम किया। उसमें स्पेशल एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी है। तो कहीं ना कहीं जब आपने कहा है
और जब कहा है तो आप उससे आज मुकर रहे हैं। मुकरने की क्या जरूरत है? क्या वो समाज जो बरसों बरसों तक आपके ऊपर भरोसा करता चला आया कांग्रेस के ऊपर, आज कांग्रेस उनसे पल्ला झाड़ रही है? आज कांग्रेस उनके साथ नहीं खड़ी है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि वो हमारा वोट बैंक है और अपने वोट बैंक को आप इस तरीके से दरकिनार करते हैं, उनको किए गए वादों से आप मुकरने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है और वो अपनी बात से हमेशा मुकरते हैं। कहते हैं कि अगर ये सच्चाई आ गई तो हम राजनीति छोड़ देंगे, जुम्मे की छुट्टी का कोई पत्र आ गया तो मैं संन्यास ले लूंगा। अब जुम्मे की छुट्टी का पत्र भी सामने है और मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी अब सबूत तो सबके सामने है। साक्षात को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। सहसपुर में 100 बीघा जमीन जिस तरीके से उन्होंने एक अल्पसंख्यक ट्रस्ट को देने का काम किया, तो ये डेमोग्राफी को नुकसान पहुंचाने के लिए, उसको चेंज करने के लिए ही तो किया। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा उत्तराखंड दौरे पर हैं, जहां उन्होंने बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग में हिस्सा भी लिया। इस मीटिंग में पार्टी विधायकों और मंत्रियों की परफॉर्मेंस पर भी चर्चा हुई। साथ ही 2027 चुनाव को लेकर जारी तैयारियों पर भी विचार विमर्श इस दौरान क्या है। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर वो कोर ग्रुप की बैठक भी ले रहे हैं। और इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ ही तमाम कैबिनेट मंत्री और तमाम सांसद भी इस दौरान इस बैठक में मौजूद हैं। इस बैठक में चर्चा की जा रही गई है कि किस तरह से 2027 के चुनावों में बेहतर परफॉर्मेंस देनी है। हालांकि इससे पहले यह भी देखा गया था कि एक बीजेपी का इंटरनल सर्वे भी हुआ है विधायकों की परफॉर्मेंस को लेकर, उस पर भी चर्चा संभव हुई है और ये बताया गया है कि उस पर भी लगातार बातचीत हुई है। यानी ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से पार्टी 2027 के चुनाव को लेकर एक्टिव नजर आ रही है और यही कारण है कि जेपी नड्डा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पहुंचे हुए हैं और जहां पर डोईवाला में एक निजी होटल में ये चर्चा भी हुई है, कोर ग्रुप की बैठक भी हुई और बैठक में तमाम लोग इस दौरान मौजूद भी रहे और 2027 की पूरी रूपरेखा भी इस दौरान तैयार कर ली गई है। और जिन विधायकों का परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रहा या फिर काफ़ी लो रहा है, उनको भी ये हिदायत दी गई है कि वो भी अपने परफॉर्मेंस को सुधारें ताकि आने वाले समय में वो बेहतर जो तैयारियां हैं उसको रखें, ताकि पार्टी का जो लक्ष्य है, जो जीत का लक्ष्य है, वो पूरा किया जा सके। तो इस दौरान जेपी नड्डा ने कई मंत्रियों के पेच भी इस दौरान कसे हैं, ये भी बताया जा रहा है। और ऐसे में का जो चर्चा है वो भी इस बात को लेकर के हुई है कि 2027 में किस तरह के रिजल्ट दे सकते हैं। हालांकि उत्तराखंड के जो कई विषय हैं, चाहे वो आपराधिक गतिविधियां हों या फिर कहा जा सकता है कि एक के बाद एक जो विपक्ष लगातार जो सवाल उठा रहे हैं, उन पर भी इस बैठक में चर्चा बताया गया है कि संभव हुई है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो देहरादून। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से विशाखापट्टनम गए उत्तराखंड के पत्रकारों ने HPCL स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का दौरा किया, जहां हजारों युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के तहत कई कोर्स कराए जा रहे हैं। HPCL स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के साथ 6 तेल कंपनियां भी शामिल हैं। HPCL स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में फिलहाल 4000 युवा स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं, जिसे इस साल 5000 करने का टारगेट रखा गया है। बड़ी बात यह है कि इस इंस्टीट्यूट से 2024-25 में 80% युवाओं को नौकरी मिली है और इस वर्ष जनवरी तक 90% युवाओं को नौकरी मिल गई है। इस पूरे वर्ष में 100% युवाओं को नौकरी दिलाने का लक्ष्य है। HPCL का टारगेट है कि यहाँ कोर्स करने वाले 100% युवाओं को प्लेसमेंट मिले। HPCL के अधिकारियों ने यह भी बताया कि इंस्टीट्यूट में 100% उत्तम क्वालिटी की फैकल्टी हैं, जिनको अच्छा वेतन दिया जाता है। भले ही ये वेतन HPCL के ग्रेड पे के समान नहीं है। जब पत्रकारों ने कुछ शिक्षकों से बात की तो उन्होंने बताया कि उन्हें बहुत अच्छी सुविधाएं और वातावरण दिया जा रहा है। यहाँ स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे सभी युवा बेहद संतुष्ट और उत्साहित दिखे। नमस्ते, मेरा नाम बालू गणेश है। मैं विशाखापट्टनम से आ रहा हूँ। मैं इधर ऑटोकैड कोर्स करने के लिए आ रहा हूँ और इधर STI पे बहुत स्किल्स हमको दे रहा है। हमारे पहले प्रोफेशनली टेक्निकल स्किल्स सिखा रहे हैं, बल्कि उसके साथ ही साथ हमको कम्युनिकेशन स्किल्स दे रहे हैं और इंटरव्यू के लिए भी तैयार करके बाद में प्लेसमेंट के भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। हमको हर एक कैंडिडेट को इंडस्ट्री रेडी पर्सन को क्रिएट करके यहाँ से भेज रहे हैं। मैं उड़ीसा से कटक से आई हूँ। मैं
मेकअप आर्टिस्ट हूँ। इधर स्किल के लिए मुझको कुछ भी पता नहीं है। इधर आके मैं मुझको फर्स्टली डिसिप्लिन सिखाया है। फर्स्टली इधर आके मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ में डिसिप्लिन। उसके बाद स्किल में आकर मुझे इतना अच्छा हुआ जैसे कि मैं कुछ भी बोल नहीं सकती हूँ। इधर आके ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट के सीख के बाद फिर आउट ऑफ कंट्री में ऑप्शन भी आ रहा है। उधर जाने के लिए अच्छे से सीख जाओ। उधर भी मेकअप आर्टिस्ट के लिए चाहिए आप लोग। उधर भी इतना मेकअप का हमारा उत्तर प्रदेश का, हमारा हिंदी कल्चर का, तेलुगु कल्चर का सब मेकअप अब सीख के अभी इधर के उधर सब सिखा रही हूँ। मैं सीख के जब सिखा रही हूँ 10 लोग को। थैंक यू सर। स्किल डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। अब मैं रेफर भी करूँगी 10 लोगों को आने के सीखने के लिए। My name is Sagari Jansi Lakshmi. I have come from Paderu. I have done my graduation in BTech in the GVP College, in the Department of Mechanical Engineering. I have enrolled in Office Assistant course in Skill Development Institute. In that, I have learned typing skills and basics of PowerPoint, MS Word, and Excel. STI runs by HPCL. Here, they provide a positive environment that help us to which help us to make our career better. Skill Development Institute provides free training, accommodation with 100% placement. Here there are good facilities which we can able to learn everything easily. Our trainers and our faculty provides a good environment in classes by making us to perform different activities like group discussion, mock interviews, which can be helpful in personally and professionally. I would like to thank all the management of HPCL Skill Development Institute management who guide us to grow and to achieve a good position in our professional life. Thank you everyone. मेरा नाम अभिषेक है सर। आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं? मैं यहाँ प्रोडक्शन इक्विपमेंट ऑपरेटर का कोर्स कर रहा हूँ। और उसमें यहाँ के जो सेंटर में आप जो सीख रहे हैं वो क्या क्या सीख रहे हैं, उसके बारे में विस्तार से बताएं। सर यहाँ हमें प्रोफेशनली ट्रेनिंग सिखा रहे हैं सर। यहाँ हमको सॉफ्ट स्किल्स के साथ हमको ट्रेनिंग दिया जा रहा है जिसके बारे में हम सीखना चाहते हैं। और हमको वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी भी सिखा रहे हैं जिसको AR VR कहा जाता है। इसकी वजह से हमको इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस बहुत मिल रहा है। इसके वजह हमको जॉब मिलने का प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा है। इधर हमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ स्किल्स भी दिया जा रहा है। हम SDI के तरफ से बहुत मेहमान हैं जो हमको इतना हेल्प कर रहा है एम्प्लॉयबिलिटी मिलने का। शिवरात्रि पर उत्तरकाशी के प्राचीन बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में 150 साल पुरानी दीवारा परंपरा निभाई जाएगी, जिसमें श्रद्धालु संतान सहित अन्य मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रात भर खड़े दीपक के साथ साधना करते हैं। वहीं मंदिर के पुजारी महंत जयेंद्र पुरी ने बताया कि मां शिवरात्रि पर 5 प्रवेश द्वार से भक्तों को धाम में प्रवेश मिलेगा। इस दौरान बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार भी होगा और बाबा दूल्हा रूप में नजर भी आएंगे। उन्होंने बताया कि बाबा विश्वनाथ का विवाह बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसकी झांकी पूरे शहर में निकाली जाएगी। इसमें हजारों भक्त अलग अलग वेशभूषा में शामिल भी होंगे। काशी, दक्षिण काशी, शिवा काशी, पूरब काशी, इन 6 काशी में ये 2 काशी कौन है? बनारस काशी, उत्तर काशी। क्यों विशेष है? क्योंकि यहाँ बरना और असी नदी है। बरना असी उनका दोनों का संगम जो है गंगा भागीरथी में, इसलिए इसको वाराणसी कहा जाता है। और जगह काशी हो गए, वाराणसी के 2 ही हो गए, पर अब कलयुग में ये विशेष काशी मानी गई है। रुड़की में हर घर जल योजना के तहत ग्रामीणों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि योजना शुरू होने के लगभग 6 साल बीत जाने के बावजूद उनके घरों में मीटर लगवाने के बाद भी स्वच्छ पेयजल की एक बूंद नहीं मिल पा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि सिर्फ रीडिंग निकाली जाती है, बिल थमा दिया जाता है, पर पानी की एक बूंद नसीब नहीं होती। इस बारे में कई बार सरकार के कर्मचारियों को समस्या से अवगत करा चुके हैं। अब ग्रामीणों का रवैया सख्त हो गया है, वो भूख हड़ताल करने तक को तैयार नजर आ रही है। कुछ भी करेगा तो अपनी सुविधा के लिए करेगा, उसी में उसको सफ़र करना पड़ रहा है, तो फिर क्या प्रशासन का फ़ायदा? और नॉर्मल इंसान सरकार से कैसे लड़ेगा बताओ? हम अपनी सुनवाई कैसे करेंगे? कहाँ तक करेंगे? हम बोल सकते हैं जो पेयजल विभाग है उसको बोल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी सिर्फ वो आश्वासन तो दे देते हैं।
कि हाँ हो जाएगा, लेकिन कब धरातल होगा पे काम नहीं ये होता। आज तक कभी आपके नहीं कहने पता। का मतलब है कि पर्चा थमा देते हैं, धरातल पे कोई काम नहीं होता। पर्चा भी नहीं थमाते, अगर वो पर्चा थमाते तो उसके बेस पे हम लीगल एक्शन ले सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ मुँह से बोल देते हैं। उसका हम मतलब कैसे वो करेंगे, कैसे उसको मतलब वो करेंगे हम? तो आप आगे समझिए। आगे की क्या रणनीति, क्या कदम रहेगा? रणनीति तो यही है सर कि देखिए, अगर इंसान पैसे दे रहा है ना, बिल जमा कर रहा है, तो उसको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी चाहिए, है ना, उसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो फिर पैसे लेने का क्या फायदा है? सर अच्छा कनेक्शन काट दो। उस टाइम यहाँ लगाई थी, पैप डालना था, उस टाइम ये बोलेगा था कि फिर पहली बात तो फ्री है, ठीक है, फिर उसके बाद कहा गया था कि 50 रुपए महीने के हिसाब से आएगा। तो अब कितना कितना बिल आ रहा है? तो ये 2 महीने के 5-6 हजार रुपए आ रहे, तीसरे महीने पर डाल जाते हैं 5-6 हजार रुपए का बिल। 200-250 रुपए महीना आता, 300 रुपए महीना का लगभग। हाँ जो भी हाँ है, मतलब इकट्ठा होकर 5,000 हो गया। क्या करेंगे? आगे का कदम तो ये है कि भाई जब इतना बिल आ रहा है हम लोगों का, तो हम इस कनेक्शन को कटवाएंगे, हमारे पास हम बिल्कुल बंद करवा देंगे। उत्तराखंड के राज्यसभा और लोकसभा सांसदों ने कमाल कर दिया है। विकास की बड़ी बड़ी बातें, ऊंचे ऊंचे दावे और जनता से किए गए वो लुभानवे वादे सबके सब हवा हवाई हो गए। जेब में करोड़ों रुपए पड़े थे लेकिन खर्च करने की फुर्सत ही नहीं मिली। जनता आज भी प्यासी है और सड़कें टूटी हुई हैं, लेकिन हमारे मानियों का विकास का मीटर दिसंबर 2025 के अंत तक भी हिला नहीं है। आरटीआई में हुआ है एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा जिसे सुनकर आप भी कहेंगे क्या वाकई ऐसा होगा उत्तराखंड का विकास। विकास की ये तस्वीर डराने वाली है। आरटीआई कार्यकर्ता नदीमुद्दीन ने जो जानकारी ली है वो हैरान करने वाली है। 5 लोकसभा और 3 राज्यसभा यानी कि कुल 8 सांसदों को 95 करोड़ 90 लाख की सांसद निधि आवंटित हुई है, जिसमें से 49 करोड़ 5 लोकसभा सांसदों को और 46 करोड़ 90 लाख रुपए 3 राज्यसभा सांसदों को दिसंबर 2025 तक आवंटित हुए हैं। उत्तराखंड के सांसदों के वर्तमान कार्यकाल में पूर्ण कार्यों पर कुल 7 करोड़ 8 लाख और जारी अधूरे कार्यों पर दिसंबर 2025 तक कुल 10 करोड़ 65 लाख रुपए की धनराशि खर्च हुई, जो कुल आवंटित धनराशि का 18% है। देखिए, हमने पूछा कि भाई सांसद हैं हमारे, जो लोकसभा के सांसद हैं 5 और राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने अपनी सांसद निधि जो उन्हें आवंटित हुई है उसका खर्च कितना किया है। उत्तराखंड के 8 सांसदों को कुल 95 करोड़ 90 लाख की सांसद निधि मिली थी, लेकिन साहब खर्च हुए सिर्फ 18%, यानी विकास की तिजोरी पर ताला लटका है और चाबी कहीं खो गई है। अब सुनिए सुस्ती का असली खेल। इसमें लोकसभा के 5 सांसदों की पूर्ण कार्यों पर 2.089 करोड़ रुपए और अधूरे या फिर गतिमान कार्यों पर 1.191 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च दर्शाई गई है, जो कुल आवंटित धनराशि की केवल 7% है। राज्यसभा के 3 सांसदों की आवंटित निधि में से पूर्ण कार्यों पर खर्च 4 करोड़ 99 लाख और चल रहे कार्यों पर 9 करोड़ 46 लाख दर्शाया गया है, जो कुल आवंटित निधि का 31% है। ये सूचना ग्राम में विकास आयुक्त इसका नोडल डिपार्टमेंट है, उसने पूरे प्रदेश की ये विवरण उपलब्ध कराया दिसंबर 2025 तक का। तो बड़े चौंकाने वाली स्थिति सामने आई। इसमें यह है कि पूरे जब हमने टोटल किया सारा का सारा, तो 95.90 यानी 95.90 करोड़ रुपए की तो सांसद निधि सारे सांसदों को मिली, लेकिन जब खर्च की बारी आई तो केवल 18% जो है इसमें से खर्च हुआ। सांसद निधि खर्च के मामले में लोकसभा सांसदों में सर्वाधिक निधि 18% खर्च करने वाले नैनीताल उधम सिंह नगर सांसद अजय भट्ट हैं। दूसरे नंबर पर 14% सांसद निधि खर्च करने के साथ टिहरी गढ़वाल सांसद माला राज लक्ष्मी शाह है। अन्य तीनों गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी की 0, अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की दिसंबर 2025 तक सांसद निधि से 1% से कम धनराशि खर्च दर्शाई गई है। राज्यसभा सांसदों में सर्वाधिक सांसद निधि 47% नरेश बंसल, दूसरे स्थान पर 27% कल्पना सैनी और तीसरे स्थान पर 6% महेंद्र भट्ट की दिसंबर 2025 तक खर्च हो सकी है। जो सांसद कार्य प्रस्तावित कर रहे हैं तो वो अधिकारी को उंगली मार के बैठ जा रहे हैं, उसमें से 232 कार्य जो है अधिकारियों द्वारा ही स्वीकृत नहीं किए। सांसद ने भेज दिए प्रस्ताव करके, लेकिन वो स्वीकृत नहीं किए। और स्वीकृत कार्यों में से भी जो है 87 कार्य जो है दिसंबर 2025 तक प्रारंभ मिली। इसमें जो सांसदों की बात है तो
खर्च करने में जो सबसे अव्वल हैं वो हमारे सांसद हैं, नैनीताल उधम सिंह नगर सांसद जो है जिनकी सबसे ज्यादा खर्च हुई है 18%। और दूसरे स्थान पे 14% खर्च करने वाले टिहरी गढ़वाल सांसद हैं श्रीमती माला राजलक्ष्मी शाह लोकसभा में। और अन्य 3 सांसदों की स्थिति तो इतनी खराब है कि अनिल बलूनी की तो शून्य दिखाई है, अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की 1% से कम दिखाई गई है इस स्टेटमेंट में। और राज्यसभा सांसद इनसे आगे हैं, उसमें जो है 47% नरेश बंसल की है, दूसरे स्थान पर 27% कल्पना सैनी ने खर्च की है और तीसरे स्थान पर 6% जो है महेंद्र भट्ट ने दिसंबर 2000। नैनीताल उधम सिंह नगर सांसद अजय भट्ट ने दिसंबर 2025 तक सांसद निधि से कुल 316 कार्य प्रस्तावित किए, जिनमें 229 कार्य स्वीकृत किए गए। उसमें से 54 कार्य पूर्ण हो चुके हैं और 154 पर कार्य चल रहा है, जबकि 21 कार्य शुरू नहीं हो पाए हैं। टिहरी गढ़वाल सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने 128 कार्य प्रस्तावित किए, जिनमें से 89 कार्य स्वीकृत किए गए हैं, 11 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 64 पर कार्य चल रहा है, जबकि 14 कार्य दिसंबर 2025 तक शुरू नहीं हो पाए। अनिल बलूनी के 4 कार्यों में से 2 स्वीकृत। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने अपने वर्तमान लोकसभा सांसद कार्यकाल में कुल 4 कार्य प्रस्तावित किए हैं, अधिकारियों को स्वीकृत किए हैं। 1 कार्य पूरा हो चुका है, 1 पर कार्य चल रहा दर्शाया गया है, जबकि दिसंबर 2025 तक शुरू न होने वाले कार्य शून्य हैं। अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा के स्वीकृत 4 कार्यों में से 2 कार्य शुरू होना और 2 कार्य गतिमान दर्शाया गया है। वहीं इस पर कुल निधि के 1% से भी कम 0.041 करोड़ रुपए खर्च होना दर्शाया गया है। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के प्रस्तावित 16 कार्यों में से अधिकारियों ने 10 कार्य स्वीकृत किए हैं, जिनमें से 1 कार्य पूरा हुआ है और 5 पर कार्य चल रहा है, और जबकि 4 कार्य शुरू नहीं हो पाए हैं। मुझे लगता है जो सांसद निधि है उसके जो प्रस्ताव दिए जाते हैं सांसदों के द्वारा, उनकी जो कार्य प्रगति होती है उसमें और प्रस्ताव देने में उसमें थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन सभी सांसदों के द्वारा अपनी सांसद निधि को समयबद्ध तरीके से खर्च किया जाता है। और कुछ कार्य प्रगति नहीं होने के कारण या प्रस्ताव कई प्रकार से जो प्रस्ताव दिए जाते हैं वो अलग अलग कार्यों की कई बार जो उसके नियमावली है सांसद निधि के खर्च करने की, उसमें भी अंतर होता है, इसलिए हो सकता विलम्ब हो। लेकिन हमारे सांसद अपनी सांसद निधि को विकास कार्यों में पूर्ण रूप से खर्च कर रहे हैं। ये बिल्कुल पूरी तरह से सभी सांसद लगे हुए हैं। ये आंकड़े महज नंबर नहीं है, ये उत्तराखंड की उस उम्मीद का गला घोटना है जो जनता ने वोट देते समय पाल रखी थी। अगर 232 काम अधिकारियों की मेज पर अटके हैं तो सवाल उठता है, हमारे सांसदों का अपने ही सिस्टम पर कितना प्रभाव है? क्या अधिकारी बेलगाम है या सांसद खुद विकास को लेकर गंभीर नहीं है? जब तक 95 करोड़ का ये फंड फाइलों से निकलकर पहाड़ों की सड़कों और स्कूलों तक नहीं पहुंचेगा, तब तक देवभूमि का विकास सिर्फ एक चुनावी जुमला बनकर रह जाएगा। शासन ने जवाब देना होगा और सांसदों को अपनी सुस्ती छोड़नी होगी, वरना आने वाले वक्त में जनता अपने वोट की चोट से इन आंकड़ों का हिसाब जरूर चुकता करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।